हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर 2023 के सारे पेपर्स कवर कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग अपने डीआई से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डीआई देखेंगे। निम्नलिखित तालिका वैज्ञानिक पद्धति और पारस्परिक पद्धति प्रयुक्त करने वाले विभिन्न 7 देशों भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में गेहूं उत्पादन के प्रतिशत वितरण को दर्शाती है। इन देशों का कुल गेहूं उत्पादन 50 लाख टन है और इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हमें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इंडिया, चाइना, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इनमें गेहूं उत्पादन का जो वितरण प्रतिशत है 50 लाख टन में से कितना किसमें प्रतिशत है, वो सबका प्रतिशत बताया गया। जैसे इंडिया में 18%, चाइना में 22%, और ऐसे ही दूसरी उसमें वैज्ञानिक पद्धति और नेक्स्ट पारंपरिक पद्धति, और इन सबका परसेंटेज अलग अलग बताया गया है। तो हम लोग अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंडोनेशिया में वैज्ञानिक पद्धति और पारंपरिक पद्धति द्वारा गेहूं उत्पादन के बीच अंतर पूछा गया है लाख टन में। तो इसमें सबसे पहले हमें टोटल जितना क्वांटिटी बताई गई है उसमें उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे कि इंडोनेशिया का कितना बताया गया है, 10%। तो हम 50 लाख में इंडोनेशिया का 10% निकालेंगे। और सेम इसमें इंडोनेशिया का ही जो पारंपरिक और वैज्ञानिक पद्धति है, दोनों का डिफरेंस निकाल के और उनके बीच का अंतर निकालना है। तो दोनों का पहले परसेंटेज निकाल लेंगे और फिर आपस में उनका अंतर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी 7 देशों का वैज्ञानिक पद्धति से गेहूं उत्पादन लाख टन में पूछा गया का लगभग औसत कितना है। तो जितना भी टोटल अभी तक इसमें वैज्ञानिक विधि द्वारा कुल गेहूं का उत्पादन कितना है, तो टोटल कितना है 50 में से सबका जितना भी परसेंटेज है 18, 22, 20, ये सबको ऐड करके गुणा करना है। उसके बाद इसको 50 में से पहले इन सबको आपस में गुणा करना है। जैसे कि इंडिया का 18% है उत्पादन और वैज्ञानिक पद्धति है 32%। ऐसे ही चाइना का है 22% और 70%। तो जो चाइना के हैं उनको आपस में गुणा करके फिर दूसरे देश में जोड़ देना है, और इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा और फिर इनका औसत निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान में पारंपरिक पद्धति और जापान में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा गेहूं का उत्पादन का अनुपात। तो पाकिस्तान का जो पारंपरिक पद्धति है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान में पारंपरिक पद्धति से 66% है। तो हम लोग पहले 50 का 66% निकालेंगे। नहीं, ये हमारा वैज्ञानिक पद्धति है। पाकिस्तान की पारंपरिक पद्धति है 34%, तो 50 का 34% निकालेंगे। और उसके बाद जापान की वैज्ञानिक पद्धति, तो जापान की वैज्ञानिक पद्धति कितनी है 78%, और इन दोनों का आपस में निकाल के अनुपात निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राहुल त्रिकोणमिति से संबंधित गणित की कुछ समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा था। उसने अनेक बार प्रयास किया लेकिन विफल रहा। उसके शिक्षक ने उसकी सहायता की, जिसने उसका सही उपागम के अनुसरण करने का मार्ग प्रशस्त किया, और वह इन समस्याओं के समाधान में सफल रहा। यह निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, समीपस्थ विकास क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र शैक्षिक मनोविज्ञान में एक अवधारणा है। यह एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की मदद करने का प्रयास करता है, जिससे विद्यार्थी को काम स्वयं पूरा नहीं कर सकते हैं, वो शिक्षक के मार्गदर्शन और समर्थन से उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि ये सारणी दी गई है और आप लोग इससे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गैर तकनीकी और गैर वैज्ञानिक निदर्श
के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पाठ्य चर्चा विकास निदर्श आते हैं? इसमें ए दिया गया है खुली कक्षा निदर्श। दोस्तों इसमें कुछ हिंदी वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में इजी रहते हैं और हिंदी में थोड़ा से हार्ड हो जाते हैं, जैसे कि निदर्श का इंग्लिश मीनिंग मॉडल होता है। तो जिनको ये चीज़ समझ नहीं आती वो लोग इंग्लिश में भी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि ए का है ओपन क्लासरूम मॉडल और इसी को हिंदी में बोलते हैं निदर्श। बी है गुडलैंड का निदर्श। सी है रोजर का अंतर्वैयक्तिक निदर्श। डी है विंस्टीन और फेंटिनी निदर्श। ई है टाबा का निदर्श। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए सी डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गैर तकनीकी और गैर वैज्ञानिक निर्देश या मॉडल्स यह ऐसे प्रतिमान हैं जिनमें विशिष्ट तकनीक या वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग नहीं होता है। और गैर तकनीकी और गैर वैज्ञानिक मॉडल्स के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे खुली कक्षा निदर्श, रोजर मॉडल्स, विंस्टीन एवं फेंटिनी मॉडल्स। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वयं एक ऐसा मंच है जो प्रत्येक द्वारा कहीं भी और किसी भी समय पर अभिगमित कक्षाओं में पढ़ाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों की, इसमें ब्लैंक दिया गया है और इसे हमें फिल करना है, की मेजबानी करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी को भी एक्सेस करने के लिए सभी पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। और सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव हैं जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और किसी भी शिक्षार्थी के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं। स्वयं का पूरा नाम स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। निम्नलिखित में से मापन के किस स्केल में परम शून्य होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, रेशियो या अनुपात। अनुपात पैमाने में परम शून्य होता है। यह माप सबसे विश्वसनीय पैमाना है। यह पहले चर्चा किए गए पैमानों की सभी विशेषताओं को एक सही या पूर्ण शून्य बिंदु के साथ वहन करता है। क्वेश्चन अगला है, खरापन किस से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बाह्य वैधता से। अगला क्वेश्चन है, उस प्रतिचयन को क्या कहा जाता है जिसमें प्रारंभ में प्रतिचयनित अनुक्रिया करने वाले या उत्तर देने वाले अनुसंधान में सहभागिता के लिए अपने सामाजिक नेटवर्क में से अन्य व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और उनकी भर्ती करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्नोबॉल प्रतिचयन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्नोबॉल प्रतिचयन एक गैर संभावना नमूना विधि है और यह मूल रूप से समझाती है जिसमें प्रारंभ में प्रतिचयनित अनुक्रिया करने वाले या उत्तर देने वाले अनुसंधान में सहभागिता के लिए अपने सामाजिक नेटवर्क में से अन्य व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और उनकी भर्ती करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एपीए शैली में लिखित शोध पत्र के निम्नलिखित घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए दिया गया है सारणी, बी सार, सी संदर्भ और डी चित्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले बी सी ए डी, यानी शीर्षक पृष्ठ, फिर सार, फिर परिचय, फिर विधि, परिणाम, संदर्भ, सारणी और चित्र। अगला क्वेश्चन हमारा कथन वाला है। इसमें कथन पहला दिया गया है, शोध अध्ययन के प्रारंभ में सहभागियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। कथन दूसरा है, शोध के सहभागियों को अध्ययन के कुछ पहलू के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने का प्रचलन छल है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। कथन ए गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है। कथन एक जो गलत है वो हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। शोध अध्ययन के प्रारंभ में सहभागियों की जानकारी प्राप्त की जाती है, यह कथन गलत है। जब शोध अध्ययन में धोखाधड़ी शामिल होती है तो डिब्रीफिंग अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण के रेखीय मॉडल का वर्णन निम्नलिखित में से किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सत्तावादी।
संप्रेषण के रेखीय मॉडल का वर्णन सत्तावादी संचार के रूप में किया जा सकता है। संचार का रेखीय मॉडल एक तरफा प्रक्रिया की परिकल्पना करता है। इसमें एक पक्ष प्रेषक होता है जो संदेश को एनकोडिंग और ट्रांसमिट करता है, और दूसरा पक्ष प्राप्तकर्ता होता है जो प्राप्त सूचना को डिकोड करता है। अगला क्वेश्चन है, संकेतों के व्यावहारिक प्रयोग एवं दैनंदिन जीवन पर उसके प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। तो ए ऑप्शन है भाषा विन्यास, बी है वाक्य विन्यास विज्ञान, सी है शब्दार्थ विज्ञान और डी है प्रयोजन मूलक भाषा शास्त्र विज्ञान। दोस्तों इसमें इसका सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसकी सीधे व्याख्या देख। एनटीए ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हमें व्याख्या में मिल जाएगा। संकेतों के व्यावहारिक प्रयोग एवं दैनंदिन जीवन पर उसके प्रभाव का अध्ययन संकेत विज्ञान कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में निष्प्रभावी श्रवण हेतु उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन पहला, इसके नंबर देख लेते हैं। ए संदेश का संदर्भ निर्धारण, बी है ध्यान विमोचक, सी है शारीरिक एवं मानसिक थकान, डी है प्रेरक का अभाव, ई अपर्याप्त तैयारी। इसका सही ऑप्शन सी होगा, बी सी डी। कक्षा में निष्प्रभावी श्रवण हेतु उत्तरदायी कारक निम्न है: ध्यान विमोचक, शारीरिक एवं मानसिक थकान और प्रेरक का अभाव। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के यांत्रिक मॉडल के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बहुविध प्रवाह, एक दिशीय प्रवाह, एक से अनेक को और अज्ञात हो सकता है, और सक्रिय आग्राहक। इसका सही ऑप्शन बी होगा, बी सी डी। जनसंचार के यांत्रिक मॉडल के अभिलक्षण निम्न है: एक दिशीय प्रवाह होता है, एक से अनेक को और अज्ञात हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कथन वाला है। तो इसका पहला कथन दिया गया है, जनसंचार के आरंभिक दिनों में विषय वस्तु निर्माताओं ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कथन दूसरा है, उन्होंने आग्राहकों को व्याख्यायित करने के लिए वृत्तांत लेखन द्वारा वास्तविकता को प्रस्तुत किया और उसे परिभाषित किया है। और इसका सही ऑप्शन ए होगा, कथन ए और दो दोनों सत्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए की आयु बी की आयु का 4 गुना है और 4 वर्ष पश्चात ए की आयु 40 वर्ष होगी। सी की आयु 4 वर्ष पूर्व ए की आयु की आधी थी। क्रमशः बी और सी की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें कोई भी लॉजिक या कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी क्वेश्चन बोलता जाए एक एक लाइन आप उसको फॉलो करिए और इसका मेथड समझिए। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार में ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए की आयु बी की आयु का 4 गुना है। तो अगर ए की आयु 40 होगी तो बी की आयु 10 होगी। ठीक है, बी 4 वर्ष पश्चात ए की आयु 40 वर्ष होगी। 4 वर्ष के पश्चात ए की आयु 40 वर्ष होगी। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में ए की आयु कितनी है? 36 वर्ष। और ये किसकी 4 गुना है? बी की। तो 36/4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में बी की आयु 9 वर्ष है। अब इसमें आगे पूछा जा रहा है, सी की आयु 4 वर्ष पूर्व ए की आयु की आधी थी। तो 4 वर्ष के पूर्व ए की आयु कितनी होगी? प्रेजेंट टाइम में अगर ए की आयु 36 है तो 4 वर्ष के पूर्व 32 होगी। उस टाइम पे इसकी जितनी आधी है वो प्रेजेंट टाइम में सी की है। तो सी की इस टाइम पे कितनी होगी? 16 वर्ष की आयु। अब इसमें पूछा गया है क्रमशः बी और सी की आयु वर्षों में ज्ञात करनी है। तो इसमें जो बी की आयु कितनी है? 9 वर्ष निकली थी और सी की आयु कितनी निकली है? 20 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है।
तस्वीर की लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, इस चित्र से आप लोगों को लगभग आइडिया हो जाएगा। ए व्यक्ति है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक तस्वीर की ओर संकेत। मैथ और रीजनिंग में सिर्फ आपको यही करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हड़बड़ी में क्वेश्चन ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग के गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। तस्वीर की लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो व्यक्ति ए जो आप लोग इस डायग्राम से अच्छे से समझ लेंगे, और उसका क्या संबंध है, वो उसका ससुर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक्स बिंदु से चलना आरंभ करता है और उत्तर पूर्व दिशा में वाई बिंदु पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। वह उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ता है और जेड बिंदु पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। जेड बिंदु की एक्स बिंदु से दूरी कितनी है। तो दोस्तों इसकी एक एक लाइन अच्छे से फॉलो करनी है, और ये जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमें वैसे वैसे फॉलो करते जाना है। हमारा आंसर खुद ब खुद निकल आएगा, जैसे कि आप लोग इसमें देख पाएंगे। और इसमें ये जैसे डायग्राम बनेगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी और हमारा आंसर निकल आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी धनराशि का निवेश कुछ समय के लिए करता है। यह धनराशि 7% साधारण ब्याज की दर से 4500 हो जाती है, और तथापि यदि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो वही धनराशि 3500 हो जाती है। तो धनराशि एवं समयावधि ज्ञात करना है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें 7% साधारण ब्याज की दर से 4500 हो जाती है वो राशि, और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो वही राशि 3500 हो जाती है। तो अगर आप लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 4500 में 3500 जाएगा तो 1000 बचेगा, और परसेंट 2% बराबर 1000 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो 1000 राशि आएगी और वो 50 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें हमारे कई लॉजिक लग जाते हैं, और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो इसको हम लोग एक साथ लिख के सबसे पहले जो लॉजिक सब में लगता है वही लॉजिक लगभग सही हो जाता है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं चित्र व्याख्या में 12 12 24 फिर 72 फिर 288, उसके बाद प्रश्न चिन्ह फिर 8640। तो ऐसे देख के नॉर्मल अंदाजा ये लग जाता है कि इसमें गुणा हुआ है, क्योंकि 288 के बाद जो गैप है उसके बाद सीधे 8640 है। तो लगभग संख्या देख के भी हमें अंदाजा हो जाता है कि संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले संख्या में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गुणा करते चलेंगे और हमारी संख्या निकल आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई धातु गैस नहीं है को गलत के रूप में दिया गया है तो निम्नलिखित में से किस कथन के सही होने का तात्कालिक रूप से अनुमान किया जा सकता है। ए है सभी गैसें धातुएं हैं, बी है सभी धातुएं गैसें हैं, सी कुछ धातुएं गैस से नहीं है, और डी है कुछ धातुएं गैस हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, केवल डी। इसके डायग्राम से भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार संबंधित हैं कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते हैं यद्यपि वे दोनों सही हो सकते हैं। जैसे कि ए दिया गया सभी धातुएं गैसें हैं, कुछ धातुएं गैस हैं। सी कुछ धातुएं गैस नहीं है। डी कोई भी धातु गैस नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, बी और सी। कुछ धातुएं गैस हैं और कुछ धातुएं गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार मैंने अपनी भुजाएं और दूसरी बार अपनी टांगों को खिंचाव दिया और मैंने अपनी दौड़ जीत ली, इसलिए इस खिंचाव देने के क्रम ने मेरी गति बढ़ा दी होगी। उपयुक्त कथन में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक फॉलिसी एक तार्किक दोष है। यह भ्रम मानता है कि यदि एक घटना दूसरी घटना के बाद घटित होती है तो पहली घटना अनिवार्य रूप से दूसरी घटना का कारण बनती है। उदाहरण, पहली बार मैंने अपनी भुजाएं और दूसरी बार अपने टांगों को खिंचाव दिया और मैंने अपनी दौड़ जीत ली, इसलिए इस खिंचाव देने के क्रम में मेरी गति बढ़ानी होगी। यह पोस्ट हॉक अनाकारिक तर्क दोष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है? कोई भी धातु गैस नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, कोई भी गैस धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न्याय शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र विचार संप्रदाय के अनुसार निम्नलिखित युक्ति में कौन सा तर्क दोष किया गया है? ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उसके पूर्ण रूप से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, SMS शॉर्ट मैसेज स्टोरेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची की AE की ईमेल भेजने और प्राप्त करने की अवस्थाओं के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो इसका जो ए दिया गया है, प्रेषक का ISP मेल सर्वर निर्णय करता है कि संदेश का मार्ग क्या होगा और संदेश इंटरनेट पर जाता है तथा प्राप्तकर्ता के ISP मेल सर्वर पर पहुंचता है। बी है, संदेश की पुनर्प्राप्ति होती है और इसे प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर पर खोलने और पढ़ने के लिए भेजा जाता है। सी है, प्रेषक अपना संदेश लिखता है और सेंड कमांड को सक्रिय करता है। डी, प्राप्तकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में संदेश प्राप्त होता है और प्राप्तकर्ता अपने संदेश को पढ़ने के लिए लॉग ऑन करता है। ई दिया गया है, प्रेषक के ISP मेल सर्वर पर संदेश भेजा जाता है और यह सर्वर संदेश के साथ संबद्ध एड्रेस का परीक्षण करता है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, CEADB। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन पहला है, 4A2F16 इज इक्वल टू 1899110 और कथन दूसरा है 6940 इज इक्वल टू 1B1C16। इसका सही ऑप्शन ए होगा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति या भंडारण युक्तियां प्राथमिक भंडारण मानी जाती हैं? तो स्थानांतरणीय हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, रोम, DVD, CD। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, बी और सी। प्राथमिक भंडारण को मुख्य स्मृति भंडारण भी कहा जाता है, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं प्राथमिक मेमोरी, रैम, रोम। और रैम SROM, SRAM और DRAM, और रोम प्रोम, EPROM और EEPROM।
अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे व्याख्या में चलेंगे ताकि हम लोग आमने सामने सही सुमेलित को देख सकें। ये है इसकी व्याख्या। नियमों का एक समुच्चय जिसका इंटरनेट पे फाइलों या डाटा स्थानांतरण करते समय अवश्य पालन करना चाहिए। ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट से जुड़ते समय किसी युक्ति को दी गई आईडी, हर बार जब युक्ति इंटरनेट से जुड़ती है तो आईडी परिवर्तित हो जाती है। ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस वह कंपनी जो प्रयोक्ताओं को मासिक चंदे पर इंटरनेट अभिगम प्रदान करती है। इसका सही है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और डी है वह आईडी जो इंटरनेट से जुड़ी हुई किसी युक्ति को विशिष्ट रूप से चिन्हित करती है। यह आईडी कभी कभार परिवर्तित होती है। ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा उत्पन्न की गई हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, हरित हाइड्रोजन। हरित ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य के प्रकाश, हवा व पानी से उत्पन्न होती है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों मैं क्वेश्चन में इसीलिए नहीं बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं सीधे व्याख्या की तरफ ले चलती हूँ ताकि आप लोग आमने सामने करेक्ट आंसर को देख के अच्छे से समझ सकें। पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, क्योटो प्रोटोकॉल, स्वच्छ विकास क्रियाविधि, रियो शिखर सम्मेलन मानव पर्यावरण और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ओजोन परत के लिए। ये हैं विषय या मुद्दे और ये शिखर सम्मेलन किससे रिलेटेड है? हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। पहले एक तरफ दिया गया समुद्र तल में वृद्धि के प्रभाव के प्रकार, दूसरी तरफ इसके उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि जैव भूभौतिक प्रभाव, लवण जल अंतर्वेधन, जलवायु प्रभाव, झंझावात परिवर्तन, सामाजिक प्रभाव, पुनर्वास और गैर जलवायु प्रभाव, समुद्री जल के कारण बाढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, कोलाइडी और विलयित जैव पदार्थ। कोलाइडी और विलयित जैव पदार्थ को द्वितीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है और द्वितीयक उपचार का उद्देश्य अपशिष्ट कार्बनिक और निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए प्राथमिक उपचार से प्रवाह का आगे का उपचार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए गए हैं जैसे अनुच्छेद 48 है भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित करें। कथन दूसरा है अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन को सुनिश्चित करते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कथन पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 48A के तहत राज्य का यह कर्तव्य होगा पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करें और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया है और अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। हमारा अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2025 तक कितने प्रतिशत अधिगमकर्ताओं को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का उद्घाटन प्राप्त होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा, 40%।
नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2025 तक 50% अधिगमकर्ताओं को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का उद्भाषण प्राप्त होगा। STARS स्टार्स का पूरा नाम क्या है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड इन फंडामेंटल साइंसेज। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा कार्यान्वित, निगरानी और प्रबंधित किए जाने वाले विज्ञान में अनुवाद भारत केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसमें भी स्टेटमेंट दिए गए हैं। कथन पहला, भारत में दूरस्थ शिक्षा ने औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित कर दिया। और कथन दूसरा है, दूरस्थ शिक्षा शिक्षा की लागत को कम करती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा डी होगा। कथन पहला असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। दूरस्थ शिक्षा शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिशु को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। भारत में दूरस्थ शिक्षा ने औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित नहीं किया है। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की लागत कम हो जाती है। वे अपने घर पर ही बैठकर अध्ययन सामग्री व ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति का पूर्ण रूप क्या है? इसका सी ऑप्शन होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से स्थल केंद्रों में शामिल थे? तो इसका सही ऑप्शन सी, ए बी सी डी, मंदिर, मठ, बसदी, विहार। भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से स्थल केंद्रों में शामिल थे? मंदिर, मठ, बसदी और विहार। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों जैसे कि हमें अब गद्यांश दिया गया है और इसी गद्यांश से हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसी गद्यांश को पढ़ के हमें उन 5 क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गद्यांश कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, बस इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आंसर मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आप गद्यांश को कैसे समझ के उसके कैसे आंसर सॉल्व कर रहे हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। तो मैं आपको गद्यांश दिखाऊंगी और उसके क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, उसके आंसर आप लोग ढूंढने की और समझने की खुद से भी कोशिश करिएगा। मैं आपको आंसर बता दूंगी। पहले क्वेश्चन में हमें कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, सभी विशेष निगमन अधिनियम जिनके द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी बिल्कुल समान थे। कथन दूसरा है, भारत में पहला विश्वविद्यालय जिसे प्रोफेसर और व्याख्याताओं या लेक्चरर्स को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। तो इसमें सही ऑप्शन बी होगा। कथन पहला और दूसरा दोनों गलत है। पहला है, विशेष निगमन अधिनियम 1882 तथा 1857 के अधिनियमों से इस विशेषाधिकार के संबंध में भिन्न थे कि 1882 तथा 1887 के विशेष अधिनियमों द्वारा पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के सीनेटों को प्रोफेसर और लेक्चरों की नियुक्ति करने या नियुक्ति का प्रावधान करने की शक्ति दी गई, और यह कथन गलत है। दूसरा क्या है, भारत में पहला विश्वविद्यालय जिसे प्रोफेसरों और व्याख्याताओं की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया वह पंजाब विश्वविद्यालय था, न कि इलाहाबाद। अगला कथन क्वेश्चन है, इसमें भी कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय एक ही समय में स्थापित किए गए थे। और दूसरा कथन है, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय एक ही समय में स्थापित किए गए थे। इसका डी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो पहला जो गलत है वो देख लेते हैं। वर्ष 1882 में एक विशेष निगमन अधिनियम द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय तथा वर्ष 1887 में दूसरे विशेष निगमन अधिनियम द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों की पहचान करें। तो
पहला ए है इलाहाबाद, बी पंजाब, सी कलकत्ता, डी बॉम्बे, ई मद्रास। इसमें जो 3 सबसे पहले स्थापित किए गए भारत में उनको बताना है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सी डी ई। भारत में प्रथम 3 स्थापित विश्वविद्यालय कौन से थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अगला क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो इसे प्रोफेसरों और प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की शक्ति भी दी गई थी। इसमें तर्क दिया गया, वर्ष 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में प्रोफेसरों की नियुक्ति करने वाली संभावित संस्था का सुझाव दिया गया था और उपयुक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसका सही ऑप्शन डी है। ए सही है परंतु आर गलत है। 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में प्रोफेसरों की नियुक्ति करने वाली संभावित संस्था का सुझाव दिया गया था, लेकिन जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो इस सुझाव को नजरअंदाज करते हुए यह विशेषाधिकार नहीं दिया गया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कथन पहला, लंदन विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय था। कथन दूसरा, जब मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वर्ष 1854 के एजुकेशन डिस्पैच के सभी सुझाव स्वीकार कर लिए गए। तो इसका सही ऑप्शन सी है। कथन पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो दूसरा जो गलत है वो हम पढ़ेंगे। नहीं, जब मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वर्ष 1854 के एजुकेशन डिस्पैच के प्रोफेसरों की नियुक्ति करने वाली संस्था के सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया। दोस्तों, हमारी ये चौथी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और ये लास्ट टाइम बचा है रिवीजन का। तो जितनी भी वीडियोस मैं डालती जा रही हूँ उसको आप लोग अच्छे से बार बार रिवीजन कर लें और लास्ट टाइम पे ये सारे रिवीजन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा।